नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए तपस्या उपन्यास का तृतीय तथा अंतिम अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले 2 अध्याय का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, साथ ही के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसी तरह की कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। अभिजीत और मंदिरा का संपर्क और संकल्प इंदिरा के मन में स्पष्ट था। शायद इसलिए इंदिरा इतनी बात कह पाई थी और शायद शादी की रात थी, इसलिए भी इतना स्पष्टतः मुंह खोल सकी थी। शादी मानो लड़कियों को खास किस्म की आज़ादी दे देती है। इंदिरा पूना चली गई थी और जाते समय बार बार छंदा को बोल गई थी, बच्चों वाली आदतें अब छोड़ छंदा, याद रख अब तू बड़ी हो गई है, दीदी को देखना। छंदा ने अपनी मजली दीदी की बात मान ली थी, पूरी ना सही पर थोड़ी बहुत जरूर। दीदी को देखे या नहीं पर बड़ी हो गई है, यह बात उसके दिमाग में आ गई थी। दीदी को वह देखती भी कैसे, और दीदी देखने का अवसर दे तब ना। मंदिरा तो तब तक कमलकली पाठशाला को उच्चतर बनाने की कोशिश में जुट गई थी। नई शिक्षिका मिस चौधरी सारे समय यही सलाह देती कि स्कूल के लिए ठाट बाट की भी जरूरत होती है, नहीं तो उसका सम्मान नहीं होता। स्कूल का नाम तो था, पर मिस चौधरी को बच्चों का चटाई पर बैठकर पढ़ना कतई पसंद नहीं था। उसने कहा, इस जमाने में लोग हंसेंगे, छोटी कुर्सियां और टेबलों का प्रबंध तो करना ही होगा, फीस अगर थोड़ी बढ़ानी पड़े तो भी। अतः डेस्क और कुर्सियों के ऑर्डर के बारे में सोचना पड़ा। इसका भार अभिजीत के अलावा और किस पर छोड़ा जा सकता था, जो हमेशा से मंदिरा की सभी इच्छाओं और काम का भार चुपचाप संभालता रहा। उस अभिजीत के अलावा कुर्सी टेबल की बात सुनकर अभिजीत अपने सिर के आधे गंजे पर हाथ फेरते हुए बोला, इस फैशन की सचमुच कोई जरूरत है? मंदिरा संकुचित हो उठी, बोली, मिस चौधरी तो यही कह रही थी। मिस चौधरी की राय जानने की रुचि मुझे नहीं, तुम क्या कहती हो यही सुनना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है इसकी जरूरत है? मूल प्रश्न को टालकर मंदिरा बोली, अच्छा तो लगेगा ना देखने पे? वह तो लगेगा, पर चटाई भी तो कोई खराब चीज नहीं, अच्छाई के भी कई पहलू हो सकते हैं। क्या क्या करोगी, और इस सब में तुम्हारे बहुत पैसे लग जाएंगे। फीस थोड़ी और बढ़ा लेने की बात सोची है हमने। फीस बढ़ाने पर स्कूल चलेगा? मंदिरा अब जोर देकर बोली, और अच्छी तरह चलेगा। जिस स्कूल की फीस ज़्यादा होती है उसका सम्मान भी अधिक होता है। यह बात तुमसे किसने कही? चारों तरफ यही तो देख रही हूँ। आजकल बच्चों की पढ़ाई में माँ बाप पैसा खर्चने में हिचकते नहीं। जितना ज़्यादा पैसा लगता है माँ बाप को उतना ही लगता है हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। खैर, जब इतना सब कुछ जान ही गई हो तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। स्कूल को ऊंचा उठाने में तुम्हें भी तो बड़ा संतोष होता है, खासकर जब तुमने उसे ही अपने जीवन का अवलंबन मान रखा है। मंदिरा के जीवन का अवलंबन यही है, यही है, अभिजीत ने ऐसा कहा। अचानक गला भर आया मंदिरा का। आंखों को छिपाने के लिए उसे मुंह दूसरी तरफ कर लेना पड़ा। वह आज अभिजीत से और भी कुछ कहना चाहती थी और इसलिए आई भी थी, पर कहने का मौका नहीं मिला। वह कहने आई थी, स्कूल की तरक्की कर कमल कली को शत दल में बदल दूंगी और स्कूल के किराए से हर महीने सुनंद को कुछ रुपए भेज दूंगी। सुनंद ने मुझे बड़ी चोट पहुंचाई है, बड़ा अपमान किया है उसने मेरा, पर यह सब कह नहीं सकी। यहाँ भी उसे चोट खानी पड़ी, शायद अपमानित भी हुई। अभिजीत सीधे काम की बात पर आ गया। कितनी कुर्सियां, कितने डेस्क चाहिए, कब डिलीवरी देनी होगी, सारी बातें नोट कर ली। मंदिरा सूखी आवाज में बोलती गई, आंख उठाकर देखा भी नहीं, और फिर अचानक एक अजीब दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर उठा। बहुत साल पहले जब अभिजीत और उसके मकान के बीच वह बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बनी थी, वहां एक मैदान था। उस मैदान से होकर लोगों ने एक छोटा सा संकरा रास्ता बना लिया था। उनके चलने से मैदान के बीचों बीच एक पगडंडी बन गई थी। एक बार बरसात के दिनों में मंदिरा कुछ दिनों के लिए मामा के घर चली गई थी। जब लौट कर आई तो देखा उस पगडंडी का कहीं नामो निशान तक नहीं। बरसात के पानी में उस पगडंडी पर नई घास उगाई थी। ना जाने क्यों आज वह दृश्य आंखों के सामने जाग उठा। मंदिरा समझ नहीं पाई। घर लौटकर मंदिरा आज अकारण ही एक और काम कर बैठी। घर लौटते ही वह दर्पण के सामने खड़ी हो गई। जो परिवर्तन रोज ही आंखों में नहीं पकड़ाता था वह दिखाई दिया। उसे लगा बाल पतले हो आए थे, चेहरे की चिकनाहट खत्म होने पर थी, बालों के बीच पहले तार चमक रहे थे। क्या अब भी मंदिरा अभिजीत के स्वाभिमान को अविचार समझकर दूर रखेगी? स्कूल के बही खातों और फर्नीचर के हिसाब को दूर हटाकर आज
मंदिरा अपने और अभिजीत के जीवन का हिसाब लगाने बैठी। सही हिसाब। अभिजीत ही ठगा गया था और आजीवन ठगा जाता रहा था। आंखें मूंदकर इस बात को अस्वीकार करे कोई फायदा नहीं। मंदिरा अपने कर्तव्य के बोझ और साधना की सफलता को लेकर आगे बढ़ चली थी, अपनी स्नेहीजनों के प्यार, दुलार, ममता और निष्ठुरता की विचित्रता के बीच। पर अभिजीत के पास क्या था? अभिजीत के हिसाब खाते में था सिर्फ सूनापन। उसके हिस्से में सिर्फ एक रोगी विधवा माँ और काम का बोझ और कुछ भी नहीं। अभिजीत की आंखों के आगे कोई रंग नहीं था, कोई वैचित्र्य नहीं था। दिन, महीने, साल गुजर जाते, अभिजीत ने अपने घर सिर्फ मलमल और पजामा बनियान के अलावा कुछ सूखते नहीं देखा था। मंदिरा संसार का रंग पहचानती थी, उसका स्वाद भी। अभिजीत का जीवन रंगहीन और बेसवाद था। मंदिरा की तरफ सिर्फ देखकर ही अभिजीत यौवन से प्रौढ़ता की तरफ ढल रहा था। फिर भी अभिजीत ने कभी कोई दावा नहीं किया, शिकायत नहीं की। पर अगर दावा करता तो शायद अच्छा होता। अगर अभिजीत जबरदस्ती मंदिर को इस कभी ना कभी खत्म होने वाले कर्तव्यों के जाल से छीन कर ले जाता तो संभवतः मंदिरा का जीवन सरल होता। पर अभिजीत भद्र था, शांत था। मंदिरा बहुत देर तक बैठी रही चुपचाप। फिर सोचने लगी वह मुंह से कुछ नहीं कह सकेगी, लिखकर बताएगी। सोचकर देखा बर्बादी की मात्रा कुछ ज्यादा ही हो गई और उसे बढ़ते रहने देना चरम बेवकूफ़ी होगी। कमल कली को जीवन का अवलंबन समझकर पड़ी रहूंगी, यह मेरी कामना कभी नहीं रही और आज भी नहीं। अचानक सोचने में बाधा पड़ी। छंदा हाफती दौड़ती आकर बोली, दीदी दीदी जल्दी उस घर में चलो। अभिजीत दा की माँ शायद फिनिश हो गई हैं, उनकी नौकरानी बुलाने आई है। अभिजीत दा अभी अभी घर के बाहर गए हैं। फिनिश? छंदा की बातचीत का ढंग ऐसा ही था, नंदिता से 1 डिग्री बढ़कर ही था। हर गंभीर चीज का हल्केपन से बखान, तभी तो मृत्यु को कहती है फिनिश। मंदिरा ने अपने भाग्य के देवता को एक बार फिर विस्मय भरी नजरों से देखा। सोचा था आज ही कहूंगी उसे। अभिजीत के घर पहुंचकर यहाँ वहाँ फोन करके मंदिरा ने अभिजीत को बुलवाया। तब तक अभिजीत की माँ अंतिम सांसें गिन चुकी थी। अभिजीत ने माँ के निश्चल शरीर को एक बार देखा, फिर मंदिरा की तरफ देखकर बोला, मुझे छुट्टी मिल गई। क्यों? इस मुहूर्त में मंदिरा क्या कहती? छुट्टी कैसे मिल गई? और कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारा कहीं कोई और नहीं? या फिर यही कह सकेगी, थोड़ी देर पहले ही मैंने संकल्प किया था, अभी मैं कहने आई थी अब तुम मुझे अपने साथ ले लो। पर समय ऐसा था कि कुछ नहीं कहा जा सकता था। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी चारों तरफ। चुप्पी की इस नीरवता को काफी लंबे समय तक किसी ने नहीं तोड़ा। फिर माँ के श्राद्ध के दूसरे दिन अभिजीत आकर बोला, कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाता हूँ। बाहर? कहाँ? कितनी दूर? बंगाल से बाहर या भारत के बाहर? मंदिरा ने आंखों से ही ये बातें पूछी। अभिजीत बोला, भारत के बाहर ही जा रहा हूँ। हृदय रोग का विशेषज्ञ बनने के लिए एक विशेष कोर्स करने जा रहा हूँ। अब तक माँ के लिए अटका हुआ था, कई बार अफसर को हाथ में जाने दिया था। अब क्यों और किसके लिए यहाँ पड़ा रहूंगा? भारत में रहूं या भारत के बाहर, क्या फर्क पड़ता है? मंदिरा दुख और विस्मय से बोल नहीं सकी। फर्क नहीं, देश में और बाहर रहने में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं। मंदिरा स्तब्ध बैठी रही। यात्रा के पहले अभिजीत ने मंदिरा को कई सावधानी की बातें बताई, कुछ निर्देश दिए। तब भी वह यह नहीं बोल सकी कि रहने दो, तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत? कैसे कहती? उसका कंठ सूख चुका था, आंखें दुश्मनी पर उतर आई थी। इधर मंदिरा को यही एक रोग हुआ। अभिजीत के परिहास और कौतुक प्रिय स्वभाव के खोने के साथ मंदिरा की भी अंदर की ताकत जाती रही थी। जाने के पहले दिन अभिजीत ने मंदिरा के लिए डेस्क और कुर्सियां मंगवा कर दी, हिसाब भी दिया। फिर हंसकर बोला, अच्छा गुड बाय। गुड बाय कह रहे हो? कल भेंट नहीं होगी? भेंट? फिर निर्निमेष मंदिरा को देखकर अभिजीत बोला, भेंट तो होगी। शायद कहना चाहता था भेंट होगी, पर बहुतों के बीच, बहुतों के सामने। पर एकांत की इस भेंट का भी किसी ने सामान्यतम लाभ ही उठाया। दोनों में से किसी ने नहीं, लाभ दूसरों ने उठाया। छंदा ने अभिदा को एक अच्छी सी घड़ी का ऑर्डर दे दिया। नंदिता ससुराल से आकर एक चक्कर लगा गई, बोली, उफ अभिजीत दा, आप कैसे हैं? देश छोड़कर भाग रहे हैं? छोटी बहन से एक बार मिलने तक नहीं आए? उसके बाद पति के साथ मोहल्ले भर की दुकानें छान मारी, संगी साथियों के घर झाँक आई। उसके पति ने जब कहा, तुम्हारी दीदी और अभिदा के बीच वह सब कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा। अभिदा तो अपना सिर गंजा करके दूसरों के दिलों का विशेषज्ञ बनने जा रहे हैं और तुम्हारी दी स्कूल को उन्नत बनाने की सुध में खोई है। तो नंदिता ने एक लंबी सांस ली, बोली, बेचारी
भोली दीदी, शादी करने का अवसर ही नहीं मिला उसे, और अब थोड़े ही कोई शादी वादी करता है। शादी करने का अर्थ रह ही क्या जाता है। सच, मंदिरा की शादी का अर्थ लोग लगा ही नहीं पाते, सोचते भी नहीं, सिर्फ कहते हैं बेचारी। कहते ऐसा रूप गुण विद्या बुद्धि लेकर भी माँ बाप के संसार में जल भुनकर। अभिजीत चला गया। कोर्स लंबा नहीं था, कोई 1.5 साल का था, पर मंदिरा को लगा उसकी आंखों के आगे असीम शून्यता छा गई है। चिट्ठी देना दोनों में से किसी ने नहीं कहा, फिर भी चिट्ठी आएगी यह निश्चित था, पर नहीं आई। जिस चिट्ठी की उम्मीद मंदिरा को थी वैसी नहीं। चिट्ठी आई मामूली ढंग की, पहुंचने की खबर लिए हुए। क्या मंदिरा इसका जवाब देगी? ऐसी चिट्ठी जिसमें रहेगा उसके सूनेपन का आभास, व्याकुल वेदना का आत्मसमर्पण। जिस चिट्ठी में मंदिरा लिख पाएगी, अब मुझसे नहीं रहा जाता, अपना भार ढोना इतना भारी हो रहा है कि इसे हर पल अनुभव कर रही हूँ। पर मंदिरा ऐसा कुछ नहीं लिख सकी। यहाँ से फालतू खबरों से भरी चिट्ठी ही गई। मिस चौधरी ने एक दिन शिकायत की, बच्चों को आप बहुत डांटती हैं मिस सेन। आजकल के ज़माने में चिड़चिड़ी शिक्षिका अच्छी नहीं। बाहर के देशों में जाकर देखिए, वहाँ के शिक्षक भी मानो बच्चे ही हैं, हंस हंस कर बच्चों को बहला कर रखते हैं। मिस चौधरी स्वयं कभी बाहर नहीं गई, फिर भी बात बात में बाहर के देशों की चर्चा अवश्य करती थी। यह सब सुनकर मंदिरा और भी मलान हो जाती, गंभीर हो जाती और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती। और छंदा अपने स्वभाव के अनुकूल उछलती कूदती, दीदी का गला पकड़कर लटक जाती, पर अब मंदिरा खुलकर हंस नहीं पाती। मंदिरा सोचती कि इस उम्र में उसका अपना आचरण था। मंदिरा उन लोगों की दीदी थी, यह बात मानो वह भूलती जा रही है, उसके साथ अपने को तोलने लगी थी। चारों तरफ से जीवन जब सूख रहा था, उसी समय आई करुणा की वह अथाह धारा, दीर्घ प्रतीक्षित वह चिट्ठी, जिस चिट्ठी ने रेतीली नदी में बाढ़ ला दी। यह चिट्ठी हिसाब में कच्ची मंदिरा के हिसाब के बाहर की चीज थी। अभिजीत ने लिखा था, मंदिरा, विदेश में आकर मानो मैं अपने को स्पष्टतः देख सका हूँ। मैंने देखा मेरी ही बुद्धिहीनता ने बड़े लंबे समय से तुम्हें सब कुछ से वंचित रखा। अगर मैं तुम्हें लूट कर ले आता तो तुम्हारे कर्तव्य बुद्धि के दानव की क्या हिम्मत थी कि तुम्हारे कंधे पर फिर भी सवार रहता। पर नियति की तरफ देखकर प्रतीक्षा में पड़ा रहा और अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरता रहा। यहाँ आकर देख रहा हूँ कि गंजापन कोई विशेष बात नहीं। देख रहा हूँ पुरुष की 47 की उम्र भी यहाँ माने रखती है, और लड़कियाँ 40 के बाद कितनी उम्र है तुम्हारी, 41-42, कुछ भी हो। इस देश की दृष्टि से देख रहा हूँ, अब भी तुम सही माने में युवती ही हो। दिन ढल गए सोचकर राम नाम की माला फेरने की कुबुद्धि हमारे देश के ही बड़े बुजुर्गों में होती है। आओ मंदिरा, हम दोनों मिलकर उस हवा की गति को बदल डालें, हम जीवन को जाने पहचाने। मेरा कोर्स 16 महीने का है, यानी 10 महीने और बाकी रह गए। इन 10 महीने तुम तिल तिल करके तिलोत्तमा बन जाओ। तुम्हारा एक फ़ोटो मेरे पास था, तुम्हारे कन्वोकेशन का फ़ोटो, याद है ना? तुम्हारी माँ के कहने पर मैं ही तुम्हें ले गया था फ़ोटो खिंचवाने। उसी की एक कॉपी मैंने चुरा कर रख ली थी, यहाँ उसे साथ लेता आया। बीच बीच में देखता भी रहता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि अब तुम उससे भिन्न बन गई हो। गृहिणीपन का जो मुखौटा तुमने चढ़ा रखा था वह सरकता जा रहा है। मैं तुम्हें वैसी ही देख पा रहा हूँ, और मैं भी तो वही हूँ कि नहीं? कभी कभी मनुष्य धूल के आवरण से ढक सा आता है, बाहर के जंजाल में फंसकर अपने को देख नहीं पाता। उस आवरण को हटाकर अपने को देखना बहुत जरूरी है। शायद दूर चला आया हूँ, इसलिए इन आंखों से देख पा रहा हूँ। और मंदिरा, तुम भी बहुत दूर बैठी हो, शायद देख नहीं पा रही हो। अब तुम्हारा लक्ष्य केवल कमल कली की उन्नति ही है। क्या सचमुच तुम्हें लगता है? यह चिट्ठी थी या कोई बरसात की बाढ़? इस बाढ़ को मंदिरा कैसे बांधेगी? इस चिट्ठी का जवाब वह किस भाषा में देगी? दीदी, छंदा कूदती फांदती है, बोली, अभिदा की चिट्ठी आई है? आई तो है, देखो। मंदिरा बोली, देखेगी क्यों? पर इसके पहले तो कितनी ही बार मंदिरा ने छंदा को चिट्ठी पढ़ाई थी। कहती, देख छंदा, अभी ने कितनी जगहों की सैर की है, कितना अच्छा वर्णन है। दीदी की तरफ ताककर छंदा थोड़ी सहमी, बोली, कोई खराब खबर है? खराब खबर क्यों, अच्छी ही है। मेरी घड़ी की बात कुछ लिखी नहीं? मंदिरा हंस पड़ी, बोली, तेरी घड़ी के लिए उन्हें नींद नहीं आती होगी, क्या सोच रखा है तूने? चिट्ठी की बात दबा गई। छंदा अब बच्ची नहीं रह गई थी, भाप गई, मन ही मन बुदबुदाई, खूब समझती हूँ, जरूर प्रेम पत्र है। बूढ़े सज्जन के मन में अब प्यार जाग उठा। आह बेचारा, पके सेब को आराम से खाऊंगा सोचकर सड़ा डाला। अब चिट्ठी की
मैं मन की साध मिटाए और बचपना दिखाकर बोली, वाह, मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ, दुकानों में देखने में भी तो समय लगता है। अभी तो 10 महीने हैं। बाप रे, दिन भी गिन रखे हैं। ताज्जुब। प्रेम इतना गहरा फिर भी संयम की नाम वाली ओढ़कर बेवकूफ़ों ने जिंदगी बर्बाद कर डाली। छंदा ने चिट्ठी की बात फिर नहीं उठाई, पर लाइब्रेरी जाने का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। आजकल नया दोस्त जो जुटा था, सारे दिन रात मंदिरा सोचती रही कि दूसरे दिन जवाब दिया। एक पंक्ति का जवाब, तिल तिल कर तिलोत्तमा बनने की साधना में लगी हूँ। पर क्या साधना अकेली मंदिरा कर रही थी, या साधना सिर्फ एक ही तरह की होती है? सुनंद भी तो बैठा बैठा साधना कर रहा था, अपने अपमान का बदला लेने की साधना, क्योंकि पिछले कई महीनों से दीदी घर का किराया उसे भेज रही थी। पहले महीने में 150 रुपये के साथ एक चिट्ठी भी आई। अरे मकान मालिक, तेरे मकान का किराया भेज रही हूँ, अब तक ख्याल नहीं रहा, तुझे ठगती रही। मैं खुद निहायत बेवकूफ़ थी इसलिए, हालांकि इतने दिनों की ठगी के बराबर की है रकम नहीं, और फिर इससे अधिक देना संभव नहीं हो सका रे। अगर संभव हुआ तो बढ़ा दूंगी। दूसरे महीने से सिर्फ रुपए ही आ रहे थे। सुनंद भी तो रक्तमांस का जीव था, इसके बाद भी क्या बदला लेने की बात नहीं सोचेगा? दूसरी तरफ छंदा भी अपनी साधना में आगे बढ़ रही थी। उसकी साधना का पका हुआ फल एक दिन टप से मंदिरा के कंधे पर आ गिरा। छंदा भी गर्दन से लटक कर बोली, दीदी, प्रेम में बुरी तरह फंस गई हूँ। हर महीने 150 रुपये सुनंद को भेजने से चारों तरफ खिंचाव आ गया था, चारों तरफ रिक्तता की झलक थी। तिलोत्तमा की साधना तो उसके मन की साधना थी। ऐसे देखो तो मंदिरा के गाल की हड्डियां ऊंची हो चुकी थी, चेहरे पर अपरिसीम थकान की छाप। नौकर को जवाब देना पड़ा था, दूध तक बंद करना पड़ा था। ऐसा बहुत कुछ था जो सिर्फ मंदिरा को ही मालूम था। छंदा अगर कहती चाय कितनी गंदी बनी है, तो मंदिरा जवाब देती, हाँ, इस बार चाय अच्छी नहीं निकली। छंदा जब कहती निगू तो हवा हो गया, सुषमा कह रही थी कि उसके नौकर का भाई बैठा है, रखोगी उसे? मंदिरा कहती, रहने दे, जान पहचान के नौकर को रखने से घर का भेद खुलता है। नौकर चला गया था, खाना मंदिरा स्वयं बनाती, इसलिए वह भी संक्षेप में ही कर लेती। इसी तरह मंदिरा अपने दिन काट रही थी और दिन भी गिन रही थी। ऐसे ही दिनों में छंदा ने आंधी की भांति अपनी प्रेम कहानी सुना डाली, पर मंदिरा का हैरान होने से काम कैसे चलेगा? छंदा की क्या उम्र नहीं हुई थी? मंदिरा की नासमझी क्या उसे बच्ची बनाकर ही रखेगी? मंदिरा ने एक बार फिर अपने को संभाला, बोली, अच्छी बात है, प्रेम किया है तो क्या मेरी गर्दन मरोड़ेगी? गर्दन छोड़, सुना तो सही वह अभागा कौन है। इसके अलावा मंदिरा और कह भी कह सकती थी, मुंह भारी करेगी, शासन चलाएगी। वह तो तमाचे के लिए गाल को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। छंदा उससे 20 साल छोटी थी, अभी भी दीदी से सट कर सोती थी, पर क्या समय आने पर बोलना छोड़ेगी? इसलिए मंदिरा को हंसना ही पड़ा, जिससे छंदा भी हंसकर बोली, अभागा दीदी, देखो तो सही कैसा सोना लड़का है। तुम्हारे लिए मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ शादी की खटनी खटना है। बड़ी कंजूस हो गई हो दीदी तुम, रौनक नहीं करोगी, यह तो दिव्य आंखों से देख ही रही हूँ, पर उसे एक अच्छी सी घड़ी देना। दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मंदिरा को याद आया, छंदा जब 4 दिन की थी तब उसने गोद में उठाया था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का स्वप्न धूमिल पड़ गया। छंदा की शादी वह जैसे तैसे कर दे, पर वह कैसे सोच सकती थी? बोली, थोड़ा सब्र कर ले, तेरी घड़ी भी आ जाएगी। मेरी घड़ी? ओह, अभिजीत दा को घड़ी के लिए कह रही हो? उसके आने में तो अभी 4 महीने बाकी है। नहीं दीदी नहीं, इतना सब्र नहीं कर सकती। सब्र नहीं कर सकती, सब्र नहीं करा जाता। दुनिया का एक भी प्राणी सब्र करने को राजी नहीं, केवल मंदिरा ही सब्र करेगी, अनंत समय तक सब्र करेगी। मंदिरा धीरे से बोली, शादी भी हमें रुपए पैसे लगते, थोड़ा इंतजाम तो कर लो। दीदी, मैंने कहा ना, शादी में धूमधाम की ज़रूरत नहीं, जाने दो। उसे घड़ी भी देने की ज़रूरत नहीं, शादी जल्दी करवा दो। रोज रोज मुझे खरी खोटी सुनाता है। मंदिरा थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, कैसा लड़का है, खुद आकर नहीं कह सकता? दिखा तो सही, सड़क का जमादार है या कोई रिक्शा वाला? दिखाऊंगी क्यों नहीं, गर्व के साथ छंदा बोली। मैं ऐसी बेवकूफ़ नहीं कि सस्ते में जमादार को मन दे बैठूंगी। वे आया नहीं डर के मारे। डर की कौन सी बात है? छंदा, क्या पता, कहता है बाप रे, तुम्हारी दीदी का ऐसा कड़ा चेहरा और तनी हुई भौं, दूर से देखने पर हिम्मत टूट जाती है। मैंने कितनी बार समझाया, तुम्हारी धारणा गलत है, मानता ही नहीं। मंदिरा सूखी सी हंसी हंसकर बोली, मेरे सामने आए बिना तुझे लेकर भागेगा? ऐसी बात नहीं दीदी, अगर तुम अभयदान दो तो आएगा। अभयदान देना ही पड़ा,
और अचानक ही मंदिरा को ने एक अभूतपूर्व मुक्ति का स्वाद अनुभव किया। जीवन के सभी दायित्वों से हल्की होकर वह अभिजीत के आगे अपने को सौंपेगी। सोचा, इन लोगों ने मेरे लिए अच्छा ही किया, बहुत अच्छा, नहीं तो अपने उसे साथ लेकर ही मंदिरा के पति के घर जाना पड़ता। छंदा को पति के घर भेजकर वह कमलकली पाठशाला के साथ ही यह मकान विजन बिहारी के लड़कों के हाथों सौंप देगी। कहेगी, देख, अगर स्कूल चला सके तो चलाना, नहीं तो बंद कर देना। तेरी चीज तेरे हाथों में लौटाकर आज मैं निश्चिंत हो गई। छंदा की बेसब्री मंदिरा को अब उतनी बुरी नहीं लगी, बोझ भी नहीं महसूस हुआ। अंत में भारी ब्याज पर उधार लेकर मंदिरा ने छंदा की शादी की तैयारी की। अब उसे क्या चिंता थी? इसके बाद तो सभी चिंताओं का भार, दायित्व उसका सदा का दोस्त उठाएगा। मंदिरा कहेगी, इस उधार के साथ ही मुझे तुम्हें लेना होगा, अभी शेष मुझसे नहीं हो सका, क्या करूं कहो। मुझे गहने वगैरह कुछ नहीं देना। मन ही मन हंस पड़ी मंदिरा। शादी की तैयारी हुई। नंदिता आई, इंदिरा आई। खुशी के कोलाहल में से घर मुखर हो उठा। नंदिता के एक और इंदिरा के 3 बच्चों ने धूम मचा दी। इस बार भी मंदिरा ने सदा की भांति बचपना दिखाया। फिर लाल साड़ी खरीद लाई, बड़े बड़े सुनहरे फूलों वाली लाल बनारसी साड़ी। दुल्हन ने नाक सिकोड़ ली, बोली, छीछी, लाल बनारसी, और वह भी बड़े बड़े फूलों वाली, दुहाई दीदी। छंदा यह साड़ी नहीं पहन सकती थी, ना पहने, बाद में ना पहने, पर शादी की रात तो पहन ही सकती थी। नए जेवरों के साथ चंदन कुमकुम के श्रृंगार में कितनी जचेगी, पर छंदा नहीं मानी। बोली, लाल रंग देखने से ही मुझे बुखार आ जाता है। मंदिरा लंबी सांस लेकर बोली, नहीं पहनेगी, सवाल ही नहीं उठता, इसी क्षण लौटा दो। साड़ी और रसीद लेकर निकलते समय एक बार फिर बक्सा खोलकर देखा मंदिरा ने। हैरान होकर सोचा, छंदा को ऐसी साड़ी नहीं पसंद आई। छंदा की शादी हो गई, उसे भी मंदिरा ने पति के घर भेज ही दिया, और सोचा, बेटी को विदा करने से में माँ को ना मालूम कितना कष्ट होता होगा। छंदा भी तो माँ को छोड़ जाने से कुछ कम नहीं रोई। यह लड़की जाती बड़ी विचित्र है, जाने के लिए छटपटाती है और जाते समय आंसू बहाती है। पर मंदिरा, वह किसके लिए रोएगी? विजन बिहारी और वंदना के इस ईंट और काठ के मकान के लिए? पर मंदिरा जो सोचती है उसकी बहनें वैसी नहीं। तभी इंदिरा ने कहा, इसके बाद तो तुम अकेली कैसे रहोगी दीदी? मन ही मन मंदिरा ने दोहराया, थोड़े से ही तो दिन रह गए हैं, पर कहाँ, अकेली ही तो आई थी, अकेली ही जाऊंगी। बीच की चिंता क्यों करूं? मजाक छोड़ो दीदी, हमारे साथ चलो। तेरे साथ? इंदिरा बोली, हाँ, उसमें क्या है दीदी, क्या लोग ऐसे रहते हैं? और मैं तुम्हें अपना भार बनकर रहने के लिए नहीं कह रही हूँ। वहाँ तुम्हारे बहनोई किसी गर्ल्स स्कूल के सेक्रेटरी हैं, बड़ा अच्छा स्कूल है, टीचर्स के लिए अच्छे क्वार्टर्स हैं, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए भी एक। यानी बहनों ने पक्की तरह से सोच लिया कि दीदी सिर्फ स्कूल की दीदी बनकर ही जीवन बिताएगी। मंदिरा इन लोगों को क्या अपने मन की बात नहीं बताएगी? कहेगी, मुझे लेकर तुम परेशान क्यों होते हो? अपनी चिंता मैंने अपने चिरकाल के चिताहर के हाथों में सौंप दी है। नहीं, वह अभी यह नहीं कह सकती, उसे शर्म आ रही थी, बहुत शर्म आ रही थी। बाद में चिट्ठी में लिखेगी, फिर तो इंदु के को आने के लिए कहना पड़ेगा। इंदिरा नहीं आएगी तो कैसे क्या होगा? चिट्ठी में ही इंदिरा को मंदिरा लिखेगी कि तेरी शादी के दिन नहीं सजी तो तुझे दुख हुआ था ना, अब मेरी शादी के दिन मुझे सजाने के लिए तू आ जा, वही अच्छा रहेगा। चिट्ठी लिखना ही ठीक रहेगा। तीनों बहनें एक साथ बोल पड़ी, कैसे रहोगी अकेली दीदी? अरे कमलकली के बच्चे हैं, पर वे तो सारे वक्त नहीं रहते। बहनोइयों ने भी बहुत कहा दीदी से, सभी को प्यार था, उस पर श्रद्धा भी थी। इसी बीच चंदा ने पूछा, दीदी साड़ी वापस कर दी? अरे मंदिरा बोली, तू भी एक है, पति के घर जा रही है और अभी भी रसीद की चिंता खाई जा रही है। बनारसी साड़ी रसीद खो जाने के कारण वापस नहीं की जा सकी, ऐसा मंदिरा ने बोला था। नहीं दीदी, सच ही मुझे शर्म आ रही है, नाहक मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया और नाक नहीं करती। मंदिरा ने उसे ढांढस बताया, नुकसान नहीं पहुंचा रहे, रिजेक्टेड माल की भी गति होती है, आराम से जाऊंगी किसी दिन दुकान पर। 250-300 की चीज़ है, छोटी सी चीज़ के लिए क्या? एक एक करके सभी बहनें विदा हो गई। छंदा की शादी में अभिजीत यहाँ नहीं था, पर इंदु और नंदा के पतियों ने बहुत संभाला। उनके जाने पर घर मानो बिल्कुल ही सूना हो गया, मानो इस घर की धड़कन चुरा कर ले गए थे। अरसे के बाद बच्चों की गुनगुनाहट इस घर में नहीं थी, इसी कारण इस बार इतना सूनापन लग रहा था। मंदिरा सोचने लगी, हालांकि यह घर सूना होने की बात नहीं थी, सुनंद की भी एक लड़की तो हुई थी। अच्छा, अभिजीत का घर क्या कभी मुखर होने का स्वप्न देख सकेगा? क्या डॉक्टर कहेगा? यही तो इस आधुनिक युग की समस्या है। मन कैसा कर उठा, अकेलापन, एकांत, सन्नाटा। 4 महीने मानो 4 युग थे।
मिस चौधरी ने कहा था। आप कहें तो आपके यहाँ आकर रह सकती हूँ, वहाँ भी तो मुझे किराया भरना पड़ता है, वह यहाँ भी भर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे परिवार में सिर्फ माँ और मैं हूँ। मंदिरा टाल गई, बोली नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं मिस चौधरी, मेरा भाई भी आकर रह सकता है। मंदिरा बनाकर ही बोली थी, मिस चौधरी के हाथों से अपने को बचाना चाहती थी, पर यह नहीं सोचा कि सुनंद इसी तरीके को अपनाने की सोच रहा है। मंदिरा अभी अपने एकांत को अभिजीत को चिट्ठियां लिख कर देगी। लिखती लगता है 80 घंटे के दिन होते हैं और कितने दिन लगेंगे। मेरी हालत कैसी है जानते हो? आरती के घंटे की ध्वनि बंद हो जाने पर मंदिर की तरह। इस घर में सिर्फ मैं हूँ अकेली। सोच सकते हो? नहीं, तुम घबराना नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं। हमारी वह बूढ़ी नौकरानी भी है, मेरे पास ही रहती है, मेरे पहरेदार समझ लो, और सच मानो तो बुरी नहीं। यह एक दूसरी ही किस्म का अच्छा रहना है। बहनें अपने अपने घर सुखी हैं, प्रतिष्ठित है, मुझे अब किसी बात की चिंता है बोलो? तभी तो जो कभी नहीं किया वही कर रही हूँ। सारी दोपहर लेटकर कहानी की किताबें पढ़ती हूँ, शाम को छत पर टहलती हूँ। उस गुलाबी मकान का एक छोर भी दिखाई नहीं पड़ता, बीच में वह पहाड़ जो आकर खड़ा हो गया। फिर भी छत पर टहलती हूँ। कभी कभी हाथ में कविता की किताब भी होती है। स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों की कविता के अलावा तो मैं भूल ही गई थी, पर अब और कविताओं को फिर से पढ़ रही हूँ। एक दिन क्या हुआ जानते हो? बड़ा ही मजा आया। सामने के फ्लैट की एक लड़की ने मेरे हाथों में किताब देखकर लालचवश बड़े संकोच से पूछा, आपके हाथ में कौन सी किताब है? मैंने बताया। सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। बोली, कविता की किताब? मैंने पूछा, क्यों, कविता नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, मैंने सोचा आप कोई उपन्यास पढ़ रहे होंगे। अगर आपने पढ़ लिया हो तो समझ रहे हो ना। अभी उपन्यास मेरी तरह की बूढ़ियाँ चाहे तो पढ़ भी सकती हैं, पर कविता मेरे हाथ में? हैरानी की बात। मैं जी भर कर हंसी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इधर से कोई कविता पढ़ी या बिल्कुल छोड़ दिया है? ना जाने कितने दिन बीत गए, तुम्हारे साथ मैंने इस तरह से बातें नहीं की। इसी तरह की फालतू बातों में चिट्ठियां भरती रहती मंदिरा। क्या मंदिरा ने अपने बसंत की सारी मंजरियों को किसी कोल्ड स्टोरेज में बंद रख छोड़ा था? आज उन्हें बाहर निकालने का अवसर उसे मिला था। या मंदिरा अब तक इन बातों से बिल्कुल बेखबर थी और अपनी हरकतों पर स्वयं ही हैरान हो रही थी। मंदिरा शायद भूल गई थी कि वह सिर्फ दीदी है। उसके मन का अवरुद्ध तरुणी मन अपने से ही खेलने लगा था। वह स्वयं को लेकर कविता रचने लगी। दूर का अभिजीत जैसे वह कब का नवीन अभिजीत था। मंदिरा भी तो इस प्रति जीवन के दुखद दिनों के पहले वह की मंदिरा थी। प्रतीक्षा के लंबे दिन भी खत्म हुए। अभिजीत लौट आया और जिस दिन वह लौटा उसी दिन मंदिरा के उल्लास भरे हृदय को फिर एक झटका लगा। सुनंद की तरफ से वकील की चिट्ठी आई थी। लिखा था, चिट्ठी मिलते ही मंदिरा को स्कूल हटाकर मकान खाली कर देना पड़ेगा, क्योंकि सुनंद को मकान की जरूरत थी। अपने पैतृक मकान में रहने का अधिकार उसी का है और बाप की संपत्ति पर लड़कियों का जो उचित हिसाब बनता है कानून के अनुसार उसे दे दिया जाएगा। कारण, विजय बिहारी मकान लड़के के नाम कर गए थे। मंदिरा ने आग की तरह झुलसती नजरों से उस रजिस्ट्री चिट्ठी को देखा। बाबूजी की वसीयत की खबर नहीं थी, गड़ी हुई थी। अब तक वह किसके पास थी? चाचा के पास? यह भी विश्वास करना ही पड़ेगा। अभिजीत को भी आज ही के दिन आना था। एयरपोर्ट पर बहुतों की भीड़ में एक बार भेंट हुई थी। नंदिता पाइकपाड़ा में रहती थी। खबर पाकर वह भी हवाई अड्डे पर आई। लौटते समय पति ने से बोली, देखो दीदी ठीक आई थी, बेचारी ऊपर से दिखती है जैसे कुछ भी नहीं, पर मन में है बाबा, थोड़ा बहुत तो है। नंदिता के पति ने कहा, हैरानी होती है, यह तो एक तरह से शव साधना के बराबर ही है। अभिजीत के दोस्त, डॉक्टर, साथी, दूर दराज के रिश्तेदारों ने उसे घेर रखा था। बात नहीं हो पाई। पास में देखने के लिए, बातें करने के लिए जिस हर पल को मंदिरा गिन रही थी, उसी समय सुनंद के वकील की वह चिट्ठी मिली। चिट्ठी को लेकर मंदिरा उसके घर गई। उदास, सूखा चेहरा, रूखे बाल, तिलोत्तमा बनने की साधना कहीं नहीं थी। बोली, सोचा था गौरव के साथ तुम्हारे घर आऊंगी, जब तुम समारोह के साथ मुझे ले जाने की तैयारी करोगे। मेरा अहंकार नहीं रहा अभी। वकील की चिट्ठी पढ़कर अभिजीत सिर से पैर तक जल उठा। बोला, उस नीच ने के घर अब एक पल भी नहीं, तुम आज ही चली आओ। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? हाँ अभी। तो फिर ये 2-4 दिन तुम्हें कहीं और रहना पड़ेगा। शादी के लिए मैरिज रजिस्ट्रार को नोटिस तो देना ही होगा। पर मंदिरा और कहाँ जाकर रह सकती थी? चाचा के घर, मामा के घर, या छोटे बहनोइयों के घर? क्या कहेगी जाकर? छोटे भाई ने घर से निकाल दिया, इसलिए आश्रय चाहिए। जिस घर की हवा में अनेक अभिषेकों के रोमांच थे, मंगल रेखाएं थी, जिस घर के कोने कोने में मंदिरा के 42 वर्षों के
जीवन की हजारों स्मृतियां घुटी हुई थी। आज वह एक दिन के नोटिस पर मंदिरा को छोड़ना पड़ेगा और मंदिरा की शादी होगी रजिस्ट्री ऑफिस में। इस घर की हवा में मंदिरा के सैकड़ों स्वप्न और हजारों कामनाएं जुड़ी थी। मन ही मन कितने रंगों से अपने मंडप को उसने सजाया था। मंदिरा ने आंखें उठाई। क्लेश, क्लांति और आघात की छाप थी उस दृष्टि में। उसके मन की खिली कली रंगहीन हो गई थी। मनुष्य की निर्ममता शायद मनुष्य को इसी तरह खत्म कर देती है। थकान की एक नज़र उठाकर मंदिरा बोली, हमारी शादी रजिस्ट्री करके होगी? और नहीं तो क्या, अभिजीत ने कहा। क्यों अभी? जीवन भर इतनी शादियां देखी, इतनी शादियां करवाई, फिर भी अपने लिए ऐसी बिढंगी बातें तुम्हें सूझी? अभिजीत सहम गया, बोला सूझी थी। अगर वैसा हो सकता तो अच्छा होता, पर अपनी हिंदू शादी के बड़े अड़ंगे हैं। हम लोगों ने तो उन लोगों की शादी करवाई, पर हमारी कौन करवाएगा? हम स्वयं करेंगे। फिर अपने हाथ को अभिजीत के हाथ के ऊपर रखा, स्थिर आवाज में बोले, आजीवन अपना भार तो हमें स्वयं ही ढोना पड़ा है। मंदिरा के इस चेहरे को देखते हुए अभिजीत बोला, तुम्हारी बात ठीक है, फिर भी सोच रहा हूँ मेरी तरफ से तो बहुत मुश्किल नहीं होगी। इधर उधर के लोग आएंगे ही, मैं तो तुम्हारे लिए सोच रहा था। तुम्हारी तरफ से तो सब कुछ कौन करेगा और कितना कष्ट उठाओगी? मंदिरा मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट के साथ ही जीवन भर की क्लांति, कष्ट, ग्लानि सब झर गए। मंदिरा भूल गई कि उसके कानों के पास के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे, मांग चौड़ी हो गई थी। मंदिरा सुकुमार हंसी के साथ बोली, कष्ट तो बहुत उठाया, थोड़ा और उठा लेने दो। जीवन में एक बार चंदन बिंदी भी नहीं लगाऊंगी। वकील से 7 दिनों का समय मांगा गया। इस अवधि में सारा काम सुलटाना था। इंदिरा को बुलवाने की साथ पूरी न हो सकी। नंदा और छंदा आई, पर प्रसन्नता के साथ नहीं। ससुराल में उन लोगों की शर्म का पार नहीं था। वहां लोग इस बात को लेकर हंसी मस्खरी कर रहे थे। नंदिता की सास मनीमाला बोली, हाँ रे छोटी बहू, तुम्हारी उस दीदी की अब शादी हो रही है? क्या कह रही हो? कितनी उम्र हुई? 50 के करीब तो होगी। 42? बात तो एक ही है। इस उम्र में तो अपने बेटे की शादी कर दी थी मैंने। नंदिता की जेठानी अमला बोली, वर कहाँ से जुगाड़ किया नंदा? दूल्हा कोई विधुर तो नहीं? ओह, पहले से जान पहचानती, अच्छा ही हुआ। तो दीदी प्रेम के फल को अब तक पका रही थी। दूल्हे के कुछ बाल तो काले हैं ना, या कपास के फूलों पर सहरा बांधेंगे? छंदा के घर तो इससे भी अधिक धिक्कार था। लोग कह रहे थे इसी दीदी ने तुम्हें 4 दिन की उम्र में पाला था, अब भी शादी की इच्छा रह गई। आदमी की रुचि की भी बलिहारी है। छंदा की फुफिया सास तो अजीब दार्शनिकता के साथ बोली, इसलिए तो कहा जाता है कि औरत के मरने के बाद ही उसके गुण गाना चाहिए। इसी को कहते हैं शाम को गंध पर पैर पड़ा। छंदा और नंदा के पतियों ने भी सरस विचार प्रकट किए। छंदा का पति कुछ ज्यादा ही मुंहफट था। बोला, अब जयमाला की बदली का क्या फल? वंश रक्षा कर सकेंगे? बहनें क्या कहती? दीदी की लज्जा छिपाने के लिए लड़ती, कहती ऐसी भी क्या बात है, कितने ही तो लोगों की 45-50 में भी बच्चा होता होगा, पर हर एक को थोड़ी ना होता है। बहनें आवाज उठाती, ठीक है ना हुआ तो क्या हुआ, बहुतों को तो ऐसे भी नहीं होता। अरे नाराज क्यों होती हो? वे कहती, मजाक भी क्यों कर रहे हो? यह तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना। अक्सर हम सोचा करते थे दीदी अकेली है, कैसे रह रही होगी। और भैया का कारनामा सुना, मकान खाली करवाने के लिए वकील से नोटिस दिलवाया है। शादी नहीं होती तो दीदी कहाँ जाती? पति कहते, कैसी मुश्किल है, हम कोई शिकायत थोड़ी ही कर रहे हैं, रहने के लिए अच्छी जगह को ही तो चुना है। पर हम तो उस सज्जन के धैर्य की बात सोच रहे हैं। पर जब दोनों बहनें अकेले में मिलती तो समालोचना प्रखर उठती। कहती, इसलिए उस समय दीदी ने इंदिरा का प्रस्ताव टाल दिया था। मन में यह बात थी तो पहले ही खोलकर बता देती, इन लोगों को कह सुनकर तैयार करती। यह तो मानो अचानक एक धक्का सा था। अभिजीत दा भी कैसी विपत्ति में पड़े। मैंने उस दिन देखा ना, बेचारे इतने दिनों के बाद घर लौटे थे। शादी वादी रजिस्ट्री से ही कराना चाहते थे, पर दीदी राजी नहीं हुई। दूसरी तरफ भैया के कारण देर भी नहीं की जा सकती। आलोचना तो करती, पर सबसे पहले आ भी जुटी। कामकाज में हाथ बटाया, अपने लिए भी सोचने लगी कि यहाँ से कौन कौन सी चीज ले जाई जा सकती थी। मंदिरा के लिए कुछ लेने का सवाल ही नहीं था। अभिजीत के घर किसी चीज की कमी नहीं थी। यह बात भी नंदा और छंदा को खटक रही थी। बचपन से ही वे लोग अभिदा के घर आती जाती रही थी। उनके घर की सजावट और वहां का ऐश्वर्य भी देखा था। दोनों बहनों में किसी की ससुराल उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। और अब दीदी उस घर की मालकिन बनने जा रही थी, जिसे इस समय गुरु मंत्र लेकर किसी आश्रम में जाकर रहना चाहिए था, या बाहर के किसी स्कूल में नौकरी लेकर क्वार्टर में जाकर रहना शोभा देता। सजे हुए ड्राइंग रूम और बड़े बेडरूम का अर्थ दीदी क्या समझेगी?
अगर अभिजीत दा के मन में कोई इच्छा नहीं होती तो उसने इतने आधुनिक ढंग के फर्नीचर से घर क्यों सजाया? नंदिता हंसती हंसती लुढ़क पड़ी, बोली, दुख तो सिर्फ इस बात का है, अभिधा की दुल्हन आधुनिक नहीं पौराणिक है। उफ, दीदी इतने पुरानों विचारों की है। दीदी तो वहां जाकर भी माँ मौसी की तरह व्रत त्योहार निभाएगी, पूजा के आसन पर सिक्का जमाएगी। चंदा बोली, इसका उलट भी तो हो सकता है, शायद अति आधुनिका बन जाए। समालोचना कानाफूसी का कोई अंत नहीं। दीदी की शादी के संकल्प ने उनके सिर पर मानो बिजली गिरा दी। दीदी कष्ट में है, इस चिंता में एक ममता थी। दीदी के लिए वे सहायता का हाथ बढ़ा सकती थी, पर दीदी सुख पाएगी और वह भी उन सबों से ज्यादा, इस चिंता में सहानुभूति के छींटे तक नहीं थे। नंदा चंदा या उनके पति अभिजीत की तरह पैसे वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने जरूरत की कुछ चीजों को यहाँ से ले जाना ही उचित समझा। कम से कम जिन चीजों को वे लोग बराबर इस्तेमाल करती आई थी, वह अलगनी, दराज, अलमारी, आईना किसके लिए छोड़कर जाएंगी? राजकुमारी शीला के लिए? वह तो आते ही इन पुरानी चीजों को बाहर फेंक कर दम लेगी। इधर शादी में भी खटना खुटना रह गया था, पर शादी के तमाम नियमों को तो मानकर चलना पड़ेगा, इतना वे सोच भी नहीं पाई थी। पर मंदिरा पर सनक सवार थी। नंदा हंसकर बोली, चंदा तूने सुना? दीदी नाई को बुलाकर मंडप बांधने के लिए केले के खंभे लाने के लिए कह रही है। कह रही थी देखना ज्यादा देर मत करना। सोच तो सही, वह नाई बाहर जाकर कितना हंसा होगा। दीदी पर तो शादी का भूत सवार हो गया है। पर मंदिरा की सनक का एक पहलू अभी भी बाकी था और उसके लिए चारों तरफ से छी हुई। नंदा बोली, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी दीदी इतनी भोली लगती थी, पर अंदर का दाव पे देख चंदा, इसलिए तेरी शादी के समय रसीद खो गई थी। सचमुच बात हैरानी की थी, ताज्जुब की बात थी कि मंदिरा को शर्म नाम की चीज ही नहीं रह गई थी। इस उम्र में शादी करने की लज्जा से ही लोग सिर नहीं उठाते, पर यह क्या, छी छी। छोटे बहनाइयों के सामने यह साज श्रृंगार, पतियों के सामने नंदा चंदा का मान नहीं रहा। उन्होंने सोचा था और कहा भी था, दीदी हमने सोचा है हम दोनों बहनें मिलकर तुम्हारी शादी की पोशाक तुम्हें भेंट में देंगे। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, कॉस्मेटिक्स का सारा सामान। सुंदर सी आसमानी रंग की पतली किनारे की साड़ी भी दुकान पर दिखाई, पर मंदिरा ने बहनों को बीच में ही रोक दिया। बोली, खामाखा क्यों खर्च करेगी? चंदा की शादी के समय रसीद खो जाने से वह साड़ी तो अब तक यूं ही पड़ी है, दुकानदार ने उसे वापस लिया ही नहीं। उसी से काम चला लेना, एक रात की ही तो बात है। वह साड़ी, वह तो बड़े बड़े सुनहरे फूलों वाली लाल बनारसी है। नंदा चंदा एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। बोली, दुकानदार ने वापस नहीं जोली? नहीं, सोचा था वह ले लेगा, पर बिना रसीद माना नहीं। अच्छा बोल, दुकानदार को ऐसा करना चाहिए था? नंदा चंदा दीदी की इस निर्लज्जता पर अवाक रह गई। क्या यह चेहरा हमेशा की उस दीदी का सा था? वह क्यों इतनी अपरिचित सी लग रही थी? दीदी बेवकूफ बन गई थी क्या इसी कारण? निराश होकर वे सोचने लगी, जरूर दीदी का दिमाग खराब हो गया है। ज्यादा उम्र तक कुंवारी रहने से दिमाग विकृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में मना करने से फायदा भी क्या, जो जी में आए पागलपन करे। बहनें तो नाक सिकोड़कर पगली को माफ भी कर सकती थी, पर बाकी लोग। शादी में मंदिरा ने काफी लोगों को बुलाया था। चाचा के नाम से भी निमंत्रण पत्र गया, बहनों से भिजवाया। शादी की रात भीड़ भाड़ थी, लोगों के मन में कौतूहल था, उत्सुकता थी। लोग यह क्यों कहेंगे कि इसमें कौन सी बात है, ऐसा तो बहुत होता है। नहीं, ऐसा लोग कहने लगे, इतनी उम्र हो गई पर ऐसा कभी नहीं देखा। पुरुष अगर शादी के लिए पागल हो तो सभी के जुबान पर आंखों की दृष्टि में थी गाढ़ी लाल बड़े बड़े सुनहरे फूलों वाली बनारसी साड़ी। आजकल तो जिनके पास थी वे भी नहीं पहनती, और इन्होंने पहले से ही खुद खरीद कर रखी थी। बाप रे, बुढ़िया की शौक की दाद देनी पड़ती है। मन के अंदर इतना कुछ था। अपमान से नंदा चंदा का चेहरा उतर गया। चली आई उस कमरे में जहां मंदिरा दुल्हन के रूप में सजकर बैठी हुई थी। नए जेवरों की चमक नहीं थी, सिर्फ सुंदर ढंग से चंदन की बिंदिया चेहरे पर शोभ रही थी। मिस चौधरी ने अपने हाथों से मिस सेन के गालों को सजाया था। मंदिरा ने धीमा प्रतिवाद भी किया, इतनी बाहर की जरूरत नहीं मिस चौधरी, जैसे तैसे कुछ बना दीजिए। मिस चौधरी ने कहा था, जैसे तैसे ही करवाना था तो मेरी आने की क्या जरूरत थी? जीवन में एक ही बार तो दुल्हन के रूप में सजा जाता है, उसमें भी कमी क्यों हो? मिस चौधरी के मन में व्यंग नहीं था। मिस चौधरी शायद अपने शून्य जीवन की तरफ देखकर मंदिरा के इस शुभ दिन में अंतरंग मन से सच्ची शुभकामना दे रही थी। कमल कली उठ जाएगी,
यह मिस चौधरी ने सोचा भी नहीं था। वह सोच रही थी कि मिस सेन का तो सभी कुछ कायम रहा, पति के घर के पास ही स्कूल। अपने बारे में उसके मन में विचार आ जा रहे थे कि 3-4 नाबालिग भाई बहनों से तो विधवा माँ ज़्यादा भारी है। भविष्य में भाई बहनों की गति हो सकती है, पर विधवा माँ की, वह भी रोगी, कोई उम्मीद नहीं। इस निराश मन की वेदना को लेकर ही मिस चौधरी ने मिस सेन को चंदन के सुंदर लेप से सजाया था। मंदिरा चेहरे की सारी उज्ज्वलता लिए चुपचाप बैठी थी और फिर अचानक ही एक दर्पण के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। एक छोटा सा आईना अगर पास होता तो मंदिरा आज अपने को एक बार देख लेती, पर मंदिरा सोच रही थी उम्र ढल जाने पर सभी बातों में शर्म आती है, नहीं तो किसी न किसी बहाने उस कमरे के बड़े आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती। पर मंदिरा की उम्र ढल गई थी, उसे हर बात में लज्जा आ रही थी, इसलिए उसे कल्पना में ही सोचना पड़ा। शुभ दृष्टि के समय अभिजीत आज उसका चेहरा देखेगा। क्या अभिजीत यह नहीं सोचेगा कि वाकई मंदिरा ने उसकी बात मानी थी, तिल तिल कर तिलोत्तमा बननी थी। आवेग से विहल किशोरी की तरह उस असहनीय सुख के लिए मंदिरा एक एक पल गिन रही थी, और तभी नंदा छंदा आकर झल्ला पड़ी। बोली, इतना ना ही करती दीदी तो अच्छा रहता। बहुत कारणों से हमें हास्यास्पद बनाया, पर यह नहीं समझ में आता कि तुम अपने होश भी कैसे खो बैठी। चालाकी से छिपाई हुई यह साड़ी पहनने की साथ जब मन में इतना ही सब था तो बाद में ही किसी दिन पहन लेती। सुहाग रात में 50 साल का दूल्हा अपनी दुल्हन को देखकर मोहित हो उठता। चंदन से आके हुए दुल्हन के चेहरे ने विहल नजरों से अपनी बहनों की ओर देखा। वह शायद समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कौन सी भाषा थी। क्या वह अपनी श्रवण शक्ति खो बैठी थी, या कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, या फिर इन लोगों को पहचान नहीं पा रही थी, अपने ही हाथों से पाली गई बहनें। शिथिल शब्दों में मंदिरा ने कहा, क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ? चंदा बोली, कहने के लिए कुछ रह भी गया है दीदी? दीदी इतना ही कहूंगी कि हर चीज की एक शोभा और अशोभा होती है। तुम्हारी यह शादी जब हास्यास्पद ही है, तब भी ऊपर से और भी हास्यास्पद बनाने की क्या जरूरत थी? व्यंग, कौतुक, धिक्कार, विरक्ति की छाप थी उनके चेहरे पर। मंदिरा नशे में डूबे आदमी की भांति इन चेहरों को देखती रही। उसके अपने चेहरे पर कोई भाव ही नहीं खिला। उसकी आंखों के आगे वह विवाह मंडप आलोकमाला की लड़ियों के साथ झलमला उठा। चंडी पाठ की पोथी मंदिरा के हाथ में ही धरी थी। शादी पूरी होने तक रखने की रस्म थी। ना जाने कब उसके हाथ से वह सरक गई। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि वह अपनी सारी बोध शक्ति खो चुकी थी। नहीं तो क्या वह मंडप से उठ नहीं पड़ती, उस बड़े फूलों वाली लाल बनारसी साड़ी को शरीर से उतारकर फेंक नहीं देती, और उसके बाद कहीं दहाड़ मारकर गिर नहीं पड़ती। उसे देखकर नंदिता और छंदिता का चेहरा उतर जाता। पर मंदिरा तो बोध शक्ति ही खो चुकी थी। उसकी चेतना मर गई थी, इसलिए वह बैठी ही रहेगी जब तक उसका छोटा बहनोई हंसता चेहरा लिए फेरे लगवाने के लिए उसका हाथ पकड़कर नहीं उठाएगा। मंदिरा बैठी ही रहेगी।